नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में मौर्य वंश के इतिहास को जानेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद एक्स्ट्रा आपको किसी और के प्लेटफॉर्म पर जाकर के पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों के माध्यम से मिलती है। तो सबसे पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख है, सगौरा अभिलेख है, अशोक के स्तंभ अभिलेख है, भवन स्तूप, गुफाएं, मुद्रा, मृदभांड। कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण है, जैसे कि मेगास्थनीज का इंडिका, ऑस्टिन और जस्टिन के विवरण। कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे कि पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन का राजतरंगिणी, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस और जैन और बौद्ध ग्रंथ। इससे हमें जो है मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बेहतर जानकारी मिल जाती है। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, कौटिल्य के सहयोग से। कौटिल्य यानी कि उनके प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से जो है धनानंद को पराजित किया गया था और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, जिन्होंने 322 से लेकर के 298 बीसी तक मौर्य वंश के शासक के रूप में गिने गए। प्राचीन भारत का राजवंश जिसने 137 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसके स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके प्रधानमंत्री चाणक्य यानी कि कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। इन्होंने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बनाया था। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पर बैठते हैं। इनकी माता का नाम मोरा था, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मौर्य, इसलिए इस वंश का नाम भी मौर्य वंश पड़ गया। इनकी शिक्षा जो है तक्षशिला से दी गई थी और तक्षशिला के आचार्य थे चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है तक्षशिला हुआ करता था, जो कि गंधार वाला एरिया में है अभी। ठीक है। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न जाति के शब्दों का प्रयोग किया है। विशाखादत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। उसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उदय की भी चर्चा की गई है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत कर दिया और धनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक यानी कि मैसूर तक और उत्तर पश्चिम में ईरान यानी कि फारस से लेकर के पूरब में बंगाल तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध का शासक था, तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिना यानी कि हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया यानी कि हेरात, अर्कुशिया यानी कि कंधार, जेरूसिया यानी कि बलूचिस्तान तथा पेरिप्नेसडाई यानी कि काबुल ले लिया था। इस बात का उल्लेख हमें जो है वो एपियानस नामक यूनानी ही देता है, यानी कि एक यूनानी लेखक है हमारे पास, उन्हीं से जानकारी हमें इसकी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी का उपहार दिया था जब वो उसकी बेटी से विवाह किया था। भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। यूनानी लेखक पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से जानते हैं, यानी कि ये इन्हें पोलीब्रोथा कहते हैं। कई सारे एग्जामों के ऑप्शन में पालिम बोथरा भी दिया रहता है, तो ध्यान रखना यूनानी लेखक इसे पालिम बोथरा या फिर पोलीब्रोथा कहते हैं। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका और यहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से पहला है दार्शनिक, दूसरा अय्यर, तीसरा सैनिक, चौथा किसान, पांचवा निरीक्षक, छठा कारीगर और सातवां है सभासद यानी परिषद। इनमें से सर्वाधिक संख्या किसानों की थी तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं थी, ऐसा मानते हैं मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के बारे में जानकारी हमें जो है वो तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू तथा अशोक के अभिलेख से मिलता है। गोरखपुर में स्थित सहगौरा ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा भी हमें मिलती है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत भारी भीषण अकाल पड़ा था,
जैन ग्रंथ राजवली में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली थी। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में चले गए, जहां 298 ईसा पूर्व में सलेखना यानी कि संथारा विधि के तहत अपना जान यानी कि प्राण को त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, ये गुजरात में है। यहाँ से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सरकारी खर्च से गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील भी बनवाया था। इस अभिलेख ने चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम विस्तार की जानकारी भी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक कौटिल्य जिसे कहा गया है, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है, जो एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुस्तक है। इस पुस्तक में 15 अधिकरण यानी कि लेसन है, और इस पुस्तक में राजा के राजत्व सिद्धांत की चर्चा की गई है और कहा गया है कि एक मजबूत राजा को संप्रांग सिद्धांत पालन करना चाहिए, जिसे सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है। शरीर के अंगों के समान ही राजा के पास 7 अंग होते हैं, जो कि पहला था राजा, सबसे राजा प्रमुख हुआ करता था, सेंटर में राजा हुआ करता था। ठीक है, राजा को स्वामी या फिर शीर्ष कहा गया है। दूसरा होता है मंत्री, मंत्री को अमात्य या फिर आंख कहा गया है। तीसरा है जनपद, जनपद यानी कि क्षेत्र और वहां पर रहने वाले जनसंख्या यानी कि लोग, जिसे पैर कहा जाता है। अगला है आपका दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, जिसे बाह से आम से कंपेरिजन किया गया है। अगला है कोष, कोष मतलब धन, ठीक है, जिसे मुख से कंपेरिजन किया गया है। अगला है दंड यानी सेना, ठीक है, और इसका संबंध न्याय से है, यानी कि इसका मस्तिष्क से जुड़ा गया है इसको। और नेक्स्ट आपका मित्र, मित्र मतलब होता है सहयोगी राज्य, जिसे कान से जोड़ा गया है। चाणक्य को विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। चाणक्य को भारत का मैक्यावली भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम था गुनी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें हमें मौर्य वंश यानी कि मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। चाणक्य की बेइज्जती जो है नंद वंश के शासक धननंद ने की थी, और इसी की प्रतिशोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धननंद को बुरी तरह से पराजित करके एक नए राजवंश की स्थापना इसी के द्वारा किया गया। लुटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंटीकोटस शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिस ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल होता है 298 बीसी से लेकर के 269 बीसी तक। यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर था। इसके राज्य का संचालन चाणक्य करते थे। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके माता दुर्धरा थी। इसके पत्नी का नाम चारुमित्रा और सुभद्रांगी था। इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तुस्य था। इसके दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा दार्शनिक मांगा था। वहां के राजा एंटियोकस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु दार्शनिक ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिकों का व्यापार नहीं होता था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला यानी कि कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुए थे। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक, जो उस समय अवंती का राजपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा। अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था, जिसकी स्थापना मोखलीपुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रु विनाशक के नाम से पुकारा जाता है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा जाता है। यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीत पाया था। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र या पुत्र का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आता है सम्राट अशोक। इसका शासनकाल होता है 269 बीसी से लेकर के
232 BC तक। इसका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम था बिंदुसार और माता का नाम था सुभद्रागी, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। वह कुआं आज भी पटना के अगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग के राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया और भेरी घोष के स्थान पर धम घोष के नीतियों को अपना लिया था। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा इसी के भतीजे निग्रोध से मिली थी, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने इसे दिया था। अशोक के द्वारा भेजे गए धर्मचारक अलग अलग प्रदेशों में, जैसे कि महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र उसका बेटा था और संघमित्रा उसकी बेटी, इसको श्रीलंका भेजा गया था। महाधर्म रक्षित, इसको महाराष्ट्र भेजा गया था। सोना और उत्तरा को भेजा गया था स्वर्ण भूमि। महारक्षित को यवन देश, महादेव को मैसूर, मझिम को हिमालयी क्षेत्र और मझांतिक को कश्मीर और गंधार भेजा गया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की और उसकी यात्रा क्रम देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने बोध गया गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी नगर, फिर कपिलवस्तु और फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोधगया की यात्रा की और फिर उसके बाद 20वें वर्ष में लुम्बिनी। जब वो लुम्बिनी यात्रा कर रहे थे तो वहाँ पे कर को जो है बहुत ही कम कर दिए थे, 1/8वां भाग कर दिए थे। अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मुगली पुत्तिस के द्वारा किया गया था। श्रीलंका के राजा ने सिंघली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक के समय जारी किए गए मुद्राएं जो थी उसमें सोने की मुद्रा को स्वर्ण कहा गया था, चांदी की मुद्रा को करसापन और तांबे की मुद्रा को कांकनी कहा जाता था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दी थी, जिसमें से पहला गुफा है सुदामा गुफा, दूसरा कर्ण गुफा, तीसरा चौपाड़ गुफा और चौथा विश्व झोपड़ी। आजीवकों के लिए नागार्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था और इसका उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक की 5 पत्नियां थी, जिसमें नाम आता है पहला असंधिता, दूसरा देवी, तीसरा करुआती, चौथा पद्मावती और पंचवा है नित्यार रचक, जिसमें से अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव जो है कारुवाकी का था। कारुवाकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध को त्याग दिया था और युद्ध को त्याग करके वो जो है बौद्ध नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया था। कलहन की जो पुस्तक है राजतरंगिनी, उससे पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया तथा नेपाल में ललित पत्तनम यानी कि देवपत्तनम नामक नगर भी बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस यानी कि दारा, जिसे दाया बाहु भी कहा जाता है, उससे मिला हुआ था। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसमें से 4 लिपि में लिखी गई है। सबसे पहला ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह सर्वाधिक भारत में मिले हैं और इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा खरोष्टी लिपि, ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले हैं और ये लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। तीसरा अरमाइक लिपि में मिला है, ये अफगानिस्तान से मिला है आपका। और चौथा है ग्रीक लिपि, ये अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के शिलालेखों को पहली बार टी पैथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला था। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शा यानी कि देवताओं का पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा ओडेगोरम अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक मिलता है।
भाब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम प्रयोग हुआ है। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला शिलालेख जिसकी संख्या 14 था, ठीक है, इसे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा जाता है। दूसरा स्तंभ लेख, इसमें इसे भी जो है दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख में बांटा जाता है। तीसरा गुहा लेख, इसे गुफाओं में लिखा गया था। अशोक के 14 शिलालेखों के विषय में बात करें तो सबसे पहला शिलालेख में अशोक ने अहिंसा पर बल दिया है और कहा है कि पशु बलि पर रोक लगाया जाए, सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। दूसरे शिलालेख में जो है पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है, साथ ही दक्षिण भारत के कुछ राज्यों जैसे कि चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्यपुत्र की चर्चा की गई है, लेकिन कहीं भी चोल वंश की चर्चा नहीं की गई है। तृतीय शिलालेख में जो है अशोक ने 3 अधिकारियों के नाम उल्लेखित किया है, जैसे कि रज्जुक, युक्तक और परदेशक, जो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाता थे, ठीक है। साथ ही साथ तीसरे शिलालेख में ही ब्राह्मणों, श्रमणों यानी कि भिक्षुओं का सम्मान, बड़े जनों के सम्मान के बारे में भी चर्चा किया गया है। चतुर्थ शिलालेख में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से भेरी घोष यानी कि युद्ध घोष की नीतियों के जगह पे उन्होंने जो है धम्म घोष यानी कि बौद्ध नीतियों को अपनाया था, इसकी जानकारी मिलती है। पांचवें शिलालेख में जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की चर्चा की गई है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करते थे, और इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ दासों के प्रति दयालुता, धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति के साथ कैदियों का क्षमादान, इनकी जानकारी हमें जो है वो 5वें शिलालेख से मिलती है। छठे शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, और इसमें आत्मनियंत्रण संबंधी शिक्षा दिया गया है। सातवां शिलालेख, 7वें शिलालेख में हमें जो है कहा गया है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता बरतनी है आपको, यानी कि इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है इन 14 शिलालेखों में से, और इसमें तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख, इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की चर्चा की है, जो इसके राज्याभिषेक के 8 वर्ष से प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10 वर्ष में गया था और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी। 9वां शिलालेख, इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि लोग कर्मकांडों बलिदानों को बंद करें और धर्म का पालन करें। 10वां शिलालेख, इसमें धर्म के महत्व के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा ही प्रजा के हितों के बारे में सोचे। इसमें यह भी कहा गया है कि अशोक द्वारा की बुराई से मुक्ति के रूप में हमें अपने आप को परिभाषित करनी चाहिए। 11वें शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। साथ ही साथ धर्म पर विस्तार से चर्चा 11वें शिलालेख में ही किया गया है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा किया गया है। एवं हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीतियों की चर्चा जो है वो 12वें शिलालेख में हमें मिलती है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी किया गया है। इसके अलावा 13वें शिलालेख में हमें दक्षिण राज्यों के 5 समकालीन शासकों का भी उल्लेख किया गया है, और विदेशी शासकों का भी उल्लेख किया गया, जैसे एंटियोका जो कि सीरिया का राजा था, तुर्मै जो कि मिस्र का राजा था, एंटीगोना जो कि मैसेडोनिया का शासक था, सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर जो कि ग्रीस का शासक था, और मगास जो कि लीबिया का शासक था। इसकी भी जानकारी जो हमें 13वें शिलालेख से मिलती है। 14वां शिलालेख, अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, मैं नहीं। ये 14वें शिलालेख में लिखा गया, और इसमें यह कहा गया है कि आदेश मैं यह देता हूँ कि उपरोक्त सभी शिलालेख चट्टानों पर ही लिखी जाए। अब देखो ये शिलालेख कहाँ कहाँ पे पाई गई थी, तो शहबाजगढ़ी में पाई गई है, और इसकी लिपि थी खरोष्टी। शहबाजगढ़ी जो है पाकिस्तान के वर्तमान में पेशावर में है। दूसरा है मानसेहरा, मानसेहरा भी खरोष्टी लिपि में है, ये पाकिस्तान के हाजरा जिला में है। तीसरा है सासाराम, ये ब्राह्मी में लिपि में है, ये बिहार के रोहतास जिला में है। धौली, ये भी ब्राह्मी लिपि में है, ये उड़ीसा के पुरी में है।
एरागुड़ी ये ब्राह्मी लिपि में है, ये मैसूर के चित्तलदुर्ग में है। पालिगकुंडो ये ब्राह्मी लिपि में है, ये कर्नाटक के आविमठ में है। अगला है आपका भाबरू यानी कि वैराट, ये भी ब्राह्मी लिपि में है, राजस्थान के जयपुर में मिला है ये। कलसी ये भी ब्राह्मी में है, ये उत्तरांचल के देहरादून में है। गिरनार गिरनार ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, ये गुजरात के जूनागढ़ के पास काठियावाड़ में मिला है। धौली भी ब्राह्मी लिपि में है, ये आपका उड़ीसा के पुरी में है। सुपारा ये भी ब्राह्मी में है। जौगुड़ भी ब्राह्मी में है। रूपनाथ भी ब्राह्मी में है और एरागुड़ी भी। अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभलेख के विषय में, जिसे लघु अभिलेख भी कहा जाता है। एक हमारे पास नोट करने की बात है भाबरू अभिलेख के विषय में, क्योंकि यहाँ से अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। भाबरू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ की चर्चा किया है। अशोक के 7 स्तंभ अभिलेखों में सबसे पहला है रोमिंदई अभिलेख। यह अफगानिस्तान के कंधार से मिलता है, जो अरमाइक लिपि में लिखी गई है। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा किया है। दूसरा है कौशाम्बी अभिलेख, ये उत्तर प्रदेश में पाया गया है। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवा के द्वारा किए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी के अभिलेख भी कहा जाता है। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया था और इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तीसरा है टोपरा अभिलेख, जो कि हरियाणा में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख ये उत्तर प्रदेश में है। पहले यह मेरठ में ही था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली ला करके दिल्ली में तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। रामपुरवा अभिलेख ये बिहार के चंपारण में है और इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। लौरिया नंदगढ़ ये बिहार के चंपारण में है और लौरिया अरेराज ये आपका बिहार के चंपारण में है। अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म नीति के बारे में, यानी कि अशोक के धम्म यात्रा किस प्रकार की रही है। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक की धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्म नीति का मूल सिद्धांत है। अशोक ने अपने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में धम्म के गुणों सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण को चित्रित किया है। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुओं का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के विषय में। इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन और कारखाना था और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और निजी भूमि को भाग कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती को आदेव मातृक कहा जाता था और इस समय भूमि का उत्पादन का 1/6 जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चीजें मेंशन भी की गई है से लेकर के 1/4 जो कि मेगास्थनीज के इंडिका के अनुसार हमें मिलती है, यह इसकी भूमि उत्पादन में कर की ये व्यवस्था थी। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग हुआ करता था। भूमि माप वाले कर को रज्जुक कहा जाता था। धार्मिक कर को बलिक कहा जाता था। चारागाह कर को विविहित कहा जाता था। अकाल के समय कोई कर नहीं लिया जाता था। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में। मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या फिर महामात्र कहा जाता था और इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए चर शब्द का प्रयोग किया गया है। अब जो 18 संख्या थी उनमें से पहला आता है अमात्य। अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री। दूसरा पुरोहित। पुरोहित यानी कि धर्म एवं दान विभाग का प्रधान अधिकारी। तीसरा सेनापति, जो कि सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। युवराज, जो कि राजपुत्र हुआ करता था। दवारिक, ये राज दरबार या राजकीय द्वार का रक्षक हुआ करता था। अगला है अंतर्वसिक। अंतर्वसिक या अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष यानी कि घरेलू कामों का अध्यक्ष हुआ करते थे ये। समाहर्ता ये आय का संग्रह करता हुआ करता था। सनिधात्री कोषाध्यक्ष हुआ करता था। प्रशास्ता प्रशास्ता जो है कारागार का अध्यक्ष हुआ करता था और परदेष्ट्री ये कमिश्नर हुआ करता था। पौर पौर जो है नगर का कोतवाल को कहते हैं। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था और नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष को कहा जाता था। कर्मांतिक उद्योगों और कारखाना को अध्यक्ष को कहते थे। मंत्री परिषद अध्यक्ष को कहा जाता था
दंडपाल ये सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला अधिकारी था। दुर्गपाल ये राजकीय दुर्ग का रक्षक अधिकारी था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अधिकारी था। तो ये कुछ प्रमुख तीर्थ थे। मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र को जांचा या फिर परखा जाता था और उससे उपधा परीक्षण कहा जाता है। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्रामों के मुखिया ग्रामिक कहलाते थे। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था और इनकी संख्या 26 थी, जिसमें से पहला आता है आपका सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था। अकरा अध्यक्ष खनन विभाग से, लक्ष्मणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग से, राचनिक पुलिस विभाग, धर्मस्थली दीवानी न्यायालय, कंटक सौद फौजदारी न्यायालय यानी कि आपराधिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गुड़ पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था। संस्था संस्था जो थी वो अस्थायी प्रकार के गुप्तचर थे और संचार घुमक्कड़ यानी कि घूम घूम के गुप्तचर की कार्य किया करते थे। आवंटिक आंटविक जो है जंगल का अधिकारी हुआ करता था। समाहर्ता टैक्स या फिर कर अधिकारी हुआ करता था और सैन्यधाता कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था और इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी और इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करती थी उसे छंदवासिनी कहा जाता था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का देखरेख गणिका अध्यक्ष करते थे। इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन भी किया गया था। इस काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ है। इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। इस समय महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ करता था। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय ये 5 हो गया था। इस 5 में कौन कौन है? तो सबसे पहला कलिंग। कलिंग जो है आपका सबसे पूरब में था, जिसकी राजधानी तोसली हुआ करती थी यानी कि धौली। और ये कौन से स्थल में है? तो वर्तमान के कलिंग उड़ीसा में है आपका। दूसरा अवंती। अवंती अवंती का राजधानी उज्जैनी हुआ करता था। ठीक है, ये आपका पश्चिम में है। और इसकी जो प्रमुख अभी वर्तमान में देखा जाए स्थिति तो मालवा, राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़ वाला जो एरिया है वहाँ पे है ये। तीसरा है पारसी यानी कि पूर्वी प्रांत। इसे मध्य एरिया में कहा गया है यानी कि पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करता था। ये बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया में अवस्थित है। अगला आपका उत्तरापथ जो कि उत्तर में स्थित है। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, जो कि वर्तमान के गंधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान वाले रीजन में ये बसा हुआ था। और अंतिम आपका दक्षिणापथ जो कि स्वर्णगिरी कहा गया है, ये विंध्य के दक्षिण वाले क्षेत्र में था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी के विषय में। तो 232 ईसा पूर्व यानी कि बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा था। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनम प्रिय की उपाधि धारण किया था तथा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का भी निर्माण करवाया था। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है वृद्धत था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर लिया था। वृद्धत का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान वृद्धत की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उस साम्राज्य को ही उन्होंने खत्म कर दिया और फिर एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसको नाम दिया जाता है शुंग वंश। अब प्रश्न यह आता है कि मौर्य वंश के पतन के पीछे के कारण क्या थे? तो कारणों में सबसे पहला कारण गिना जाता है अशोक की युद्ध नीति का त्याग। दूसरा, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव। तीसरा, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए थे। और चौथा, पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी जो थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। अब बात करते हैं शुंग वंश की कहानी। शुंग वंश की कहानी जो है 185 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब वृद्धत की हत्या किया जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा और ये 73 बीसी तक चलता है। मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। इसे ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इस वंश का प्रथम शासक था पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी विदिशा को बनाया। विदिशा का पुराना नाम
बेसनगर है जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। यह 36 वर्षों तक शासन किया। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना करने का श्रेय जो है पुष्यमित्र शुंग को जाता है। इस वंश का शासन 112 वर्षों तक चला और इसने काफी सारा बौद्ध स्तूपों व मठों को ध्वस्त कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक माना जाता है। इसका प्रमाण जो है दिव्यावदान से प्राप्त होता है। हालांकि इनके काल में कई बौद्ध विहार का भी निर्माण हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया, जबकि भरूच जो कि मध्य प्रदेश में भरूच स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग के काल में अशोक द्वारा निर्मित सांची एवं भरूच स्तूप का आकार दुगना करवाया गया। वर्तमान में सांची के स्तूप का जो स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग के काल का ही दिया हुआ है। इसके समय बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, इसको शुंग वंश के शासनकाल में ही लिखा गया था। मनु ने मनुस्मृति भी लिखा इसी समय और गार्गी ने गार्गी संहिता की रचना इसी समय किया था। जिनसेन ने हरिवंश की रचना की है। बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण इसी वंश के समय हुआ था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था और इनके काल में कुल मिलाकर के 2 युद्ध हुए थे, जिसमें से पहला है विदर्भ का युद्ध और दूसरा है यवन आक्रमणकारियों का युद्ध। विदर्भ जो कि बरार के नाम से जाना गया, ये विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी के युद्ध का लाभ उठा करके पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में सेना भेजा, जिसमें अग्निमित्र जो है वो विजयी रहा। और इसकी जानकारी हमें जो है कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्र से मिलती है। कालिदास की पुस्तक मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम प्रसंग भी देखने को मिलता है। इसके समय 2 यवन विदेशी आक्रमण हुए थे। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र के द्वारा विफल करवाया था। पहले आक्रमण का नेतृत्व जो है डेमेस्ट्रियस प्रथम ने किया था और दूसरे आक्रमण का मिनांडर ने किया था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर यानी कि मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, जिससे उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इन दोनों ही आक्रमण के समय पुष्यमित्र शुंग विजय हुए और इस अवसर पर पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया एवं अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करके विदिशा को बनाया था। कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था बाद में जो इसके उत्तराधिकारी बने उसमें है अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, भागवत, देवभूति। देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम राजा हुआ करता है और इसकी हत्या कर देते हैं कन्नौज वंश के शासक, जिसका नाम होता है वासुदेव कन्नौ, और फिर एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कन्नौ वंश। और इसकी कहानी शुरू होती है 73 बीसी से और ये चलता है आपका 30 बीसी तक। इस वंश के संस्थापक होते हैं वासुदेव। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस वंश में कुल 4 शासक थे, जिसमें वासुदेव के अलावा भी थे भूमिपुत्र, तारायण जिसके नारायण भी कहा गया है, और एक सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक होते हैं और इसकी हत्या करता है सिमुक, और फिर सिमुक जो है एक सातवाहन राजवंश का स्थापना करता है। इस वंश का दूसरा नाम जो है कण्वायन वंश भी है। यह वंश 43 वर्षों तक शासन किया था। कन्नौज राजा को पुराण में शुंग मित्र के नाम से पुकारा जाता है। कन्नौज साम्राज्य पर पहला आक्रमण शकों का हुआ और ये ब्राह्मण जाति के थे। इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक भूमिपुत्र था, जो कि 14 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश का अयोग्य एवं दुर्लभ अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या उसी के मंत्री सिमुक यानी कि आंध्र राजा ने 30 ईसा पूर्व में कर दी और इसके स्थान पर उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। इस प्रकार से सातवाहन वंश की शुरुआत जो है 30 बीसी से लेकर के 250 एडी यानी कि 250 ईस्वी तक होती है। इस वंश के संस्थापक होते हैं सिमुक, जिन्होंने राजधानी तगर को बनाया था। तगर के अलावा कई बार हमें एग्जाम में प्रतिष्ठान देखने को मिलता है, तो ध्यान रखना सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान भी था। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था। सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण से पुराण में इन्हें आंध्र सतवाहन भी कहा जाता है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित थी, जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि जो है ब्राह्मी थी। सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में 3 शताब्दियों तक बने रहे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल देखने को मिलता है। सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था
और इसकी जानकारी जो है नानाघाट अभिलेख जो कि पुणे में पाया गया है यहाँ से मिलता है, जो उसकी पत्नी नैनिका के द्वारा बनवाया गया था। सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ पति तथा अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया था। सतकर्णी प्रथम शासक का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है। सतकर्णी प्रथम द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ एवं एक राष्ट्रीय यज्ञ भी करवाया गया था। सातवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल ने प्रकृत भाषा में गाथ सप्तशती की रचना किया था और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमीपुत्र सतकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी महाराष्ट्र के नासिक जोगलथंबी के मिले सिक्कों में मिलती है, जिसकी एक और गौतमीपुत्र सतकर्णी और दूसरी ओर नहपान का नाम अंकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने सातवाहन वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को दोबारा लौटाया। इस वंश का अगला शासक था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इसके समय पुनः उज्जैन के शक आक्रमक हुआ। इस बार शक आक्रमण का नेतृत्व रुद्रदामन के द्वारा किया जा रहा था। रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त कर प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया था। पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी भी करवाया था और इस वंश का अंतिम शासक जो है यज्ञश्री सतकर्णी था। इनके सिक्के पर जहाज का चित्र अंकन किया गया है। सातवाहन वंश बाद के वर्षों में उत्तर व दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम भी किया था। ब्राह्मणों का सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान जो है गुप्तों ने शुरू किया था देना। वेतन के बदले भूमि देने की समानती व्यवस्था सातवाहन ने प्रारंभ किया, किंतु सर्वाधिक प्रयोग गुप्त राजाओं के द्वारा किया गया। इस वंश के समय गांव के प्रधान को गोल्मिक कहा जाता था। इस वंश में दक्कन के क्षेत्र में कपास फसल उगाया जाता था। सातवाहन वंश जो था वो एक मातृत्वात्मक वंश था। यहाँ नाम के पहले माता का नाम लिखा जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होते थे। इस समय सीसा यानी कि पीबी के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। चांदी के सिक्के को करसापन तथा सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। अब शुरू होती है मरुत्तर काल की कहानी, जो कि मौर्य वंश के पतन के बाद इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे अगले क्लास में इसके। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए जनवरी या फरवरी में एक नए बैच शुरू करने वाला हूँ, जो कि यूजीसी नेट, एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।